क्या आप जानते हैं दुनिया भर में इतने लोग तूफान, ज़लज़ले और कुदरती आफात में नहीं मरते जितना कि गर्मी की शिद्दत से मर जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि दुनिया भर के स्टैट्स जमा करने वाले इदारे कह रहे हैं। और वैसे भी इस बार की गर्मी से आपको तो याद आ गया होगा जून 2015 का रमज़ान का महीना, और सिंध भर में गर्मी की शदीद लहर। सिर्फ कराची में 1140 लोग मौत का शिकार हो गए थे। इस बार हमें इस गर्मी का अंदाज़ा इंटीरियर सिंध के सफ़र में हुआ कि जहाँ गर्मी की शिद्दत का ये आलम था कि गाड़ी में मौजूद हीट इंडिकेटर यानी हीट की लाइट भी ऑन हो गई थी। और तो और आईफोन से शूट करने लगे तो आईफोन ने भी सॉरी कहकर काम करना छोड़ दिया। धूप में रखी किसी भी चीज़ को हाथ लगाओ तो लगता था कि अभी तंदूर से निकला है, यानी वो गर्मी कि सब याद आ जाए। आज से 2 साल पहले 2022 की गर्मी को हॉटेस्ट समर एवर कहा गया था। ईस्ट एशिया में इतनी खतरनाक गर्मी पड़ी थी कि 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। लेकिन फिर आई 2023 की गर्मियाँ। 2023 की गर्मियों का मौसम इस कदर आग बरसा रहा था कि साइंटिस्ट ने कहा कि पिछले 2000 सालों का ये हॉटेस्ट समर था ज़मीन के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन फिर आते हैं हम साल 2024 पर। जनवरी 2024 हॉटेस्ट जनवरी एवर रिकॉर्डेड, फरवरी 2024 हॉटेस्ट फरवरी एवर रिकॉर्डेड। ऐसे ही मार्च, अप्रैल, मई 2024 हॉटेस्ट मंथ एवर रिकॉर्डेड किए गए। यानी पिछले 11 महीने गर्मी के मामले में ज़मीन पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहे। आज जो तपती गर्मी हम बर्दाश्त कर रहे हैं ये नॉर्मल नहीं है, और हम अकेले भी नहीं हैं। पिछले साल पूरे ही साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स देखी गई हैं। स्पेशली सिंगापुर, इंडोनेशिया, हर जगह ऐसी अनबेरेबल टेम्परेचर्स देखे गए हैं। फिलिपाइन में हीट इंडेक्स 53 डिग्री सेल्सियस तक क्रॉस कर गया। पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर दादू और मोंजोदड़ो में दर्जा हरारत 50 डिग्री, नवाबशाह और सक्खर में टेम्परेचर 49 और मिट्टी में 46 रहा। सूबा बलूचिस्तान के शहर सिब्बी और तुर्बत में दर्जा हरारत 48 डिग्री और सूबा पंजाब के शहर बावलपुर में 47 का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में 2015 के मौसम गर्मा में टेम्परेचर 49 दर्जे तक पहुंच गया था और हज़ारों अफराद डिहाइड्रेशन और लू लगने की वजह से हलाक हो गए थे। ये आग बरसाता सूरज और ये गर्मी, इन सब के पीछे एक सीधी सी वजह है ग्लोबल वार्मिंग, यानी ज़मीन का तेज़ी से बढ़ता हुआ दर्जा हरारत और क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है? नहीं, इसकी 2 वजूहात हैं जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। और लोकल लेवल पर क्या सलूशन है इसका? क्या कर सकते हैं हम इस गर्मी से बचने के लिए? पहले तो हमें ये समझना होगा कि इस तरीके के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में ही नहीं बल्कि ज़मीन के कोने कोने में देखने को मिल रहे हैं। इसी साल साउथ अमेरिका में इतने ख़तरनाक फ्लड्स आए कि 1.5 लाख से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए। पूरे के पूरे शहर पानी के अंदर डूब गए। साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है? ड्राउट यानी कहत की सिचुएशन देखने को मिल रही है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से गुज़िश्ता बरसों में पाकिस्तान में आने वाले शदीद दर्जे के सैलाब से तकरीबन 33 मिलियन अफराद मुतासिर हुए और मुल्क को $30 बिलियन के करीब नुकसान पहुँचा, जबकि मईशत पर भी इसके तबाहकुन असरात मुरतब हुए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में होने वाली इस तबाही के पीछे एक वेदर इवेंट है जिसे सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिसका नाम है एल नीनियो। वैसे तो ये ज़मीन के क्लाइमेट का एक नेचुरल साइकिल है जो हर 5 से 7 साल बाद हमें देखने को मिलता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हर साल और एक्सट्रीम होती जा रही है। इस साइकिल का पूरा नाम है एल नीनियो साउदर्न ऑसिलेशन, अगर शॉर्ट में कहा जाए ENSO। क्या है ये एल नीनियो? ये एक ऐसी चीज़ है जो पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती है। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समुंदर है जो एशिया और अमेरिका के बीच में है। इमेजिन करें, ये पूरा समुंदर एक टब है, एक टब जिसमें पानी इधर से उधर हिलता रहता है। इस तरीके से इसमें हवाएं चलती हैं जो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। इन हवाओं को ट्रेड विंड्स कहा जाता है और ज़्यादातर टाइम ये हमेशा अमेरिका से लेकर एशिया और ऑस्ट्रेलिया की जानिब यानी डायरेक्शंस में फ्लो करती हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, पैसिफिक के सरफेस पर जो पानी है वो वेस्ट में फ्लो करने लगता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ फ्लो करने लगता है। और जब सरफेस का पानी उस तरफ फ्लो करने लगता है तो ईस्ट की तरफ समुंदर के नीचे जो पानी है वो ऊपर की तरफ आने लगता है, यानी साउथ अमेरिका के पास समुंदर के नीचे से पानी ऊपर आने लगता है। इस चीज़ को अपवेलिंग कहा जाता है। ये जो पानी समुंदर के नीचे से ऊपर आ रहा है ये ज़्यादा ठंडा होता है और इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसकी वजह से मछलियों को, मरीन लाइफ को भी फ़ायदा होता है। तो इसमें जो गर्म पानी है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया और जो ठंडा पानी है वो साउथ अमेरिका की तरफ आ गया।
अब जब पानी गर्म होता है तो इवेपोरेट ज़्यादा आसानी से हो जाता है और इस इवेपोरेशन की वजह से बादलों की फॉर्मेशन होती है और ऑस्ट्रेलिया के पास ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन अब इमेजिन करें कि ट्रेड विंड्स कमज़ोर पड़ गई हैं, ये हवाएं इतनी तेज़ी से नहीं चल रही, तो क्या होगा? जो अपवेलिंग है वो कमज़ोर होगी या ऑलमोस्ट होगी नहीं। जो सरफेस पे पानी गर्म है वो मुस्तकिल गर्म ही रहेगा। जो बारिश ऑस्ट्रेलिया की तरफ होती थी वो बारिश पैसिफिक ओशन के बीच में कहीं भी हो सकती है, तो ऑस्ट्रेलिया का रीजन काफ़ी ड्राई हो जाएगा। यही फिनोमेना होता है एल नीनियो का, जो कि एक साइकिल की तरह होता है। लेकिन ये कोई रेगुलर साइकिल नहीं है। कभी ये 4 साल बाद हो जाता है, कभी 5 साल बाद, तो कभी 7 साल बाद होता है। लेकिन जब ये एल नीनियो होता है तो 6 से 12 महीने तक चलता है। लेकिन एल नीनियो की ड्यूरेशन के दौरान दुनिया भर के वेदर पैटर्न्स बदल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में इसकी वजह से ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में जो वाइल्ड फायर्स हुई थी, आपको याद हो अगर 2020 में, 2020 में बहुत खौफनाक वाइल्ड फायर्स हुई थी, उसके पीछे बुनियादी वजह यही एल नीनियो का इवेंट था। आखिरी एल नीनियो का इवेंट हुआ था 2018 और 19 में, जो कि करीब जनवरी 2020 तक चला था। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर्स दिसंबर 2019 में देखी गई थी। इसके बाद से आज के दिन जनवरी 2023 से लेकर अभी तक एक और एल नीनियो चल रहा है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि साउथ अमेरिका पर एल नीनियो का उल्टा असर पड़ता है, जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया पर पड़ता है उसका, यानी कि वहाँ ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। फ्लड्स का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि आज ब्राज़ील में खौफनाक फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं। अब इसके अलावा इसका एक उल्टा फिनोमेना होता है एल नीनियो का, जो कि है ला नीनिया। ये दोनों वर्ड्स स्पेनिश से आए हैं। वैसे एल नीनियो का मतलब है द बॉय और ला नीनिया का मतलब है द गर्ल। जो नॉर्मल कंडीशंस ऊपर बताई थी पैसिफिक में होती हैं नॉर्मली, अगर वो एक्सट्रीम में चली जाएं तो ला नीनिया का इफेक्ट देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रेड विंड्स चल रही हैं वेस्ट की डायरेक्शन में, वो और स्ट्रांगली उस डायरेक्शन में चलने लगती हैं। इसकी वजह से और ठंडा पानी साउथ अमेरिका के पास आने लगता है और गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के पास आता है और बारिश होने लगती है। ला नीनिया का इवेंट यूजुअली ज़्यादा लंबा चलता है। ये 1, 2, 3, 4 साल तक भी चल सकते हैं। 2018 और 19 के बाद जब ला नीनिया आया 2020 और 21 में, तो वो इतना एक्सट्रीम चला गया कि ऑस्ट्रेलिया में इसकी वजह से फ्लडिंग देखने को मिली। इतनी तेज़ बारिश हुई ऑस्ट्रेलिया में मार्च 2021 में कि आप खबरें देख सकते हैं। ये देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें पिछले 30 सालों में हुए एल नीनियो और ला नीनिया के इवेंट्स ग्राफ में डिपिक्ट किए गए हैं। जो ग्राफ ऊपर की तरफ उठ रहा है रेड कलर में, वो एल नीनियो वाले इवेंट्स हैं और जितना ज़्यादा ऊपर उठेगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एल नीनियो का इवेंट रहेगा। अभी तक स्ट्रॉन्गेस्ट एल नीनियो का इवेंट 2015-16 में देखा गया था। इसके बाद 1997 और 98 वाला था और फिर अब जो हम देख रहे हैं 2023 वाला। अब दूसरी तरफ नीचे ब्लू कलर में आप ला नीनिया के इवेंट्स देख सकते हैं। 2020 और 2021 में लेटेस्ट वाला हुआ, जो कि ऑल द वे अप टू जनवरी 2023 तक चला। इससे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ था 1999 में और 2000 में हुआ था। और लेटेस्ट टाइम पर अगर हम जूम इन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि एल नीनियो का ग्राफ वापस से नीचे जा रहा है और साइंटिस्ट का मानना है कि जुलाई और अगस्त के महीने में ही ला नीनिया शुरू हो सकता है। इससे पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इससे एशिया का जो मूनसून है वो बेटर देन एवरेज हो सकता है। पिछले साल 2023 में जो बारिश का मौसम था, उस वक्त बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी एल नीनियो की वजह से। और यही एल नीनियो एक बड़ी वजह है व्यूवर्स, जिसकी वजह से 2023 और 2024 की गर्मियाँ बहुत गर्म रही हैं, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में ड्राउट यानी कहत साली और दुबई में हुई भारी बारिश और फ्लड्स के पीछे इसी का हाथ बताया जाता है कुछ हद तक। अब साइंटिस्ट का मानना है कि इंसानों के किए गए क्लाइमेट चेंज की वजह से ये एल नीनियो का इफेक्ट और ज़्यादा एक्सट्रीम बनता जा रहा है, यानी कि एल नीनियो की वजह से आए फ्लड्स और ज़्यादा ख़तरनाक होते जा रहे हैं, हीट वेव्स और ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही हैं। यही वजह है कि बहुत से इलाकों में बहुत कम हीट वेव की वार्निंग दी गई है। पहली बार 2015 में था और अब 2024 में दोनों ही टाइम एक एल नीनियो चल रहा था। मेट्रोलॉजिकल यानी जो मौसमियाती इदारे हैं, एक बेसिक क्राइटेरिया है उनका हीट वेव को डिक्लेयर करने के लिए। ये कहते हैं कि अगर प्लेन्स यानी मैदानी इलाकों में टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर, कोस्टल एरियाज़ में टेम्परेचर 37 डिग्री के ऊपर और पहाड़ों में टेम्परेचर
30 डिग्री के ऊपर हो। इसके अलावा टेम्परेचर 2 दिन लगातार यानी कंसेक्यूटिव डेज के लिए 4.5 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल रहे तो एक हीट वेव डिक्लेयर की जाएगी। और अगर ये 6.4 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल रहेगा तो 2 दिन के लिए कंसेक्यूटिव तो एक सिवियर हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाएगी। लेकिन अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्रॉस करता है तो बिना किसी कंडीशन के हीट वेव वैसे ही डिक्लेयर कर दी जाती है। अब तो ये हुई टेम्परेचर की बात, लेकिन अपने आप में टेम्परेचर इतना ज़्यादा यूज़फुल मेट्रिक नहीं है, क्योंकि अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि मई के महीने में लाहौर में 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बर्दाश्त करना आसान है एज़ कम्पेयर टू कराची का 38 डिग्री का टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा है ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी की वजह से, कि जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हवा में नमी होती है उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है। ह्यूमिडिटी होती चीज़ क्या है वैसे? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है कि एयर यानी हवा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना मॉइस्चर होल्ड कर सकती है, यानी कितनी नमी बरकरार रख सकती है। 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है कि एक सर्टेन टेम्परेचर पर हवा कंप्लीटली सैचुरेट हो चुकी है। जितना मॉइस्चर वो होल्ड कर सकती थी उतना कर रही है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगी। हवा जितनी ज़्यादा गर्म होती है उतनी ही ज़्यादा उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है मॉइस्चर होल्ड करने की। गर्म हवा में ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड किया जाता है एज़ कम्पेयर टू ठंडी हवा में। इसका मतलब है कि अगर ठंडी हवा और गर्म हवा दोनों की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है तो गर्म हवा में ज़्यादा मॉइस्चर होगा, और जितनी ज़्यादा नमी बढ़ती है उतना ही मुश्किल हो जाता है हमारी बॉडी के लिए पसीने को इवेपोरेट करना यानी बुखारात बनाना। और पसीना आना, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी बॉडी का नंबर 1 तरीका है हमारी बॉडी को ठंडा रखने के लिए। अगर हवा में ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा नमी है तो हमें पसीना आ ही नहीं पाएगा और हमारा जिस्म अपने आप को ठंडा ही नहीं रख पाएगा। इसी वजह से दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर और नमी यानी ह्यूमिडिटी दोनों को कंसिडर करना ज़रूरी है। और एक मैट्रिक है जो इन दोनों चीज़ों को साथ में कंसिडर करता है, वो है हीट इंडेक्स। हीट इंडेक्स हमें बताता है कि एक्चुअल में जो गर्मी है वो कितनी गर्म फील हो रही है हमारी बॉडी को। फ़ोन की वेदर ऐप पर आप अक्सर देखते होंगे कराची में जैसे कि लिखा आ रहा है 31 डिग्री, लेकिन फील्स लाइक 37 डिग्री सेल्सियस। कुछ ऐप्स में इसे रियल फील करके लिखा जाता है। ये फील लाइक वाला इंडिकेटर हीट इंडेक्स से ही निकल कर आता है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं अलग अलग टेम्परेचर्स के लेवल और अलग अलग रिलेटिव ह्यूमिडिटी और उसके करस्पॉन्डिंग हीट इंडेक्स को। और अगर 35 डिग्री के टेम्परेचर पर 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो आपको फील होगा कि 41 डिग्री का टेम्परेचर हो जैसे। लेकिन इसी टेम्परेचर पर अगर 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पहुंच जाए तो फीलिंग आएगी 53 डिग्री सेल्सियस जितनी खतरनाक टेम्परेचर की, और ये रेड कलर की कैटेगरी में आता है यानी एक्सट्रीम डेंजर। इस हीट इंडेक्स पर आपको हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक यानी पानी की कमी से डिहाइड्रेशन होने का बहुत हाई चांस है। और यही रीज़न है कि फिलिपाइन में जो भी हीट वेव आई थी वो इतनी ख़तरनाक और जानलेवा क्यों थी, क्योंकि वहाँ हीट इंडेक्स पर 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। जो लोग इस चीज़ को नहीं जानते वो शायद एक्चुअल टेम्परेचर को देखकर कहें कि अरे टेम्परेचर तो सिर्फ 40 या 41 ही दिखा रहा है, कोई इतनी भी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई है। लेकिन हीट इंडेक्स पर यहाँ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 32 से लेकर 41 डिग्री का जो हीट इंडेक्स है उसमें भी आपको एक्सट्रीम एहतियात लेनी होती है। अगर आप धूप में ज़्यादा टाइम गुजारेंगे या फिर कोई फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो वहाँ भी मुमकिन है कि आपको हीट स्ट्रोक हो जाए। अब इसके अलावा एक और इफेक्ट है जिसकी वजह से लोकल लेवल पर हीट वेव्स का इम्पैक्ट कहीं और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा इफेक्ट जिसका सोल्यूशन कहीं ज़्यादा आसान है, और ये है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। एक शहर के अंदर अलग अलग एरियाज़ में कुछ जगहें गर्म होती हैं और कुछ जगहें ज़्यादा ठंडी होती हैं। ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी कि जहाँ ज़्यादा दरख्त लगे होते हैं पार्क में या कहीं और, वहाँ का टेम्परेचर रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है बाकी एरियाज़ के कंपैरिजन में। और जिन एरियाज़ में सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कंक्रीट की, ग्लास की बड़ी बड़ी इमारतें हैं, कुछ ज़्यादा ही गर्म रहती हैं, उन जगहों को अर्बन हीट आइलैंड कहा जाता है। और एक बड़ी सी सादा वजह है इसके पीछे बिल्डिंगों में लगा हुआ ग्लास, बिल्डिंगों में लगा हुआ कंक्रीट, सड़कों पर बिछा हुआ तारकोल, ये सारी चीज़ें हीट को जज़्ब करती हैं, सूरज की रोशनी को जज़्ब करती हैं। और एक शहर में जो बहुत सारा कंक्रीट एक साथ इकट्ठा हुआ हो वहाँ बराबर वेंटिलेशन नहीं हो पाती, हवा भी नहीं होती। तो होता क्या है, पूरा दिन फिर गर्मी में सारी हीट जज्ब होती रहती है, हवा चलती नहीं है ज़्यादा, और रात में जो हीट जज्ब होती है वो बाहर निकल कर आती है। उससे आपको अहमियत पता चल जानी चाहिए दरख्तों की। हमारे यहाँ
अगरचे वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़कें और हाईवेज उस तादाद में नहीं है बन रही जिस तादाद में हमें ज़रूरत है, लेकिन अगर हमारे यहाँ सड़कें, हाईवेज और हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जाएं तो हीट इफेक्ट के इन तमाम मामलात को मद्देनज़र रख कर बनाई जाएं, ताकि फ्यूचर में ऐसी कभी भी सूरत हाल पैदा होने के चांसेस कम से कम हो। गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि गाड़ियां भी अपने आप में हीट रिलीज़ करती हैं, जिनकी वजह से टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़ाती यानी पर्सनल गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करके बढ़ती हुई गर्मी को रोकने के लिए हुकूमत को चाहिए कि अवामुन्नास के लिए, आवाम के लिए ऑल्टरनेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बनाया जाए, ताकि लोग ज़ाती गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम कर सकें। मौजूदा गर्मी में इजाफे की एक और अहम वजह अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन भी है। बिल्डिंग्स में हम बराबर वेंटिलेशन का इंतज़ाम नहीं करते, जिसकी वजह से हमें गर्मी से बचने के लिए दूसरे आर्टिफिशियल तरीके अपनाने पड़ते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर एसी का इस्तेमाल किया जाना एक और ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से अर्बन हीट का इफेक्ट और बढ़ रहा है। गर्मी बढ़ती है बाहर, लोग घरों में एसी चलाते हैं। घरों में एसी चलाने का मतलब है कि दूसरी तरफ बाहर गर्मी निकलेगी और बाहर का जो एरिया है, एनवायरनमेंट है, वो ज़्यादा गर्म होगा। इसका एक ऑल्टरनेट है नेचुरल तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाए बिल्डिंग के डिज़ाइन में। वेंटिलेशन इस तरीके से की जाए कि एसी की ज़रूरत कम से कम पड़े। हिस्टोरिकली हमारे आबा व अजदाद अक्सर ऐसी बिल्डिंगों को डिज़ाइन क्या करते थे। दुबई में आप वो पुरानी बिल्डिंग देख सकते हैं कि उनके ऊपर से एक इमारत सी बाहर आती है बिल्डिंगों के ऊपर से, जिनके ऊपर वेंटिलेशन का एरिया छोड़ा गया होता है ताकि हवा सर्कुलेट हो सके। इसके अलावा कई जगहों पर छतों पर एक्चुअली में वाइट कलर से पेंट किया जाता है ताकि सनलाइट को रिफ्लेक्ट किया जा सके। माहिरीन के मुताबिक घरों की छतों पर अगर आप वाइट कलर से पेंट कर दो तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क तो इसी चीज़ से ही पड़ जाएगा, क्योंकि डार्क कलर सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और वाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है। और ये चीज़ सिर्फ शहरों के लिए नहीं है, बल्कि रूरल एरियाज़ के लिए भी एप्लीकेबल है। वाइट पेंट के अलावा दूसरा ऑल्टरनेटिव हो सकता है अपने घरों की छतों पर ग्रीनरी, प्लांट यानी घास वगैरह लगाना और या फिर पेड़ उगाना। अब आप सोच रहे होंगे कि घरों में एसी लगाने की जगह और क्या कर सकते हैं हम, इसका ऑल्टरनेट क्या होगा आज के मॉडर्न ज़माने में। तो इसका एक सीधा सा जवाब है रेडिएंट कूलिंग। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिससे कहीं ज़्यादा पैसे बचाए जाते हैं एसी के कंपैरिजन में। इसमें होता क्या है कि आप दीवारों के अंदर पाइप्स लगाते हैं पानी के, जिसके अंदर से ठंडा पानी गुजरता है और आपकी दीवारों में क्योंकि ठंडा पानी गुजर रहा है, इससे आपका पूरा घर ठंडा रहता है बिना एसी के। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कई नई बिल्डिंग्स में इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन असल में ये बहुत पुरानी ज़माने में राजा महाराजा जो किले वगैरह बनाया करते थे, पोर्ट्स वगैरह बनाते थे, ताजमहल जैसी चीज़ें बनाते थे, कैसे रखते थे वो उसे ठंडा। वो इन्हीं ठंडे वाटर्स का चैनल इस्तेमाल करके पानी के छोटे छोटे चैनल्स बिल्डिंग के आसपास बहते थे और पानी क्योंकि वहाँ से गुजरता था, इससे वो पूरा एरिया, उसके आसपास का एरिया ठंडा रहता था। ये वही कॉन्सेप्ट है। इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने से ना सिर्फ एक शहर ज़्यादा ठंडा रहेगा, बल्कि पैसे भी बचेंगे, इलेक्ट्रिक का बिल भी कम आएगा। और इसके अलावा ऑब्वियसली हुकूमत को फोकस करना होगा कि शहरों को ज़्यादा से ज़्यादा हरा भरा बनाया जाए और ज़्यादा दरख्त और ज़्यादा पार्क्स बनाए जाएँ। ऐसे इक़दामात किए जाएं जिनसे कोहे हिमालय से समुंदर तक फैली इस वादी में माजी के फितरी माहौल को दोबारा बहाल किया जा सके, जिसके लिए सनतों यानी इंडस्ट्रीज़ में ट्रीटमेंट प्लांट के कानून का सख्ती से अमल, इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीटमेंट के बाद महफूज तरीके से ज़ाया करने, वेस्ट को रिसाइकल करके दोबारा यूज़ करने पर अमल शुरू किया जाए। समंदरी सफाई को आलमी उसूलों पर होने को यकीनी बनाने के साथ साथ इंडस डेल्टा की बहाली और दरियाओं की ज़्यादा से ज़्यादा रवानी को यकीनी बनाया जाए, जबकि साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि नेचुरल लेक्स माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में हेल्प करती है। इसके लिए सैफुल मुलूक, मेंजर, केंजर और हन्ना झील समेत मुल्क की तमाम झीलों को लाजमी तौर पर बहाल करने के साथ साथ इन्हें एक्सटेंड करके इस ख़तरे से निपटा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं, जिसमें घने जंगलात बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दरियाए सिंध के दोनों अतराफ में माजी में जो जंगलात कायम थे उन्हें दोबारा बहाल करने के साथ साथ नहरों, शाहराहों और सड़कों की साइडों पर माहौल दोस्त दरख्त लगाए जाएं, ताकि ये इम्पैक्ट कम से कम हो सके। और ये सारे सॉल्यूशंस हमें जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करने होंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में ये मामला और ख़तरनाक होने वाला है। यहाँ मैं क्रेडिट देना चाहूँगा FGRF को, जो इस हवाले से मुल्क गिर कैंपेन कर रहा है और मुल्क में लाखों पौधे लगा चुका है। FGRF अपने स्लोगन पौधा लगाओ दरख्त बनाओ के साथ ये काम कर रहा है। आप भी FGRF का साथ दे सकते हैं डोनेशन के ज़रिए भी और इंडिविजुअल तौर पर भी,
क्योंकि मौसम की इन सख्तियों से बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने होंगे और